हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। जिसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट हम लोग मेजर करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना है, बहुत ही जरूरी वीडियो है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट से कि डेवलपमेंट होता क्या है। जो डेवलपमेंट डेवलपमेंट हम लोग करते रहते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या है तो समझिएगा। डेवलपमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस। कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ में प्रोग्रेस होना, इम्प्रूवमेंट होना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। और ज्यादा क्या होना? एडवांस होना, स्ट्रॉन्गर होना, बेटर होना ओवर टाइम, समय के साथ क्या होना और बेटर होना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। अगर हम लोग बात करें व्हाट डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पीपल, कि क्या हर आदमी का जो डेवलपमेंट गोल होता है क्या वो सेम होता है? क्या हर आदमी एक ही डेवलपमेंट गोल लेके वो होता है कि नहीं मुझे यही डेवलपमेंट गोल है? क्या पूरे समाज का, सोसाइटी का सेम ही डेवलपमेंट गोल होता है? नहीं, हर आदमी का क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लेबर है, क्या है, कोई लेबर है, तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या है? उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल ये है कि उसका वेजेस जो है, उसकी सैलरी जो है, वेजेस इंक्रीज हो जाए और उसका वर्कलोड क्या हो जाए? कम हो जाए। वर्कलोड क्या हो जाए? कम हो जाए। वहीं अगर मैं बात करूं कि लेबर हो गए, अब वहीं अगर मैं बात करूं कि जो मालिक है, जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयर है, उसका क्या वो होगा? उसका क्या डेवलपमेंट गोल है? कि भैया इनकी सैलरी क्या कर दूं? कम कर दूं, और इनका वर्कलोड क्या कर दूं? बढ़ा दूं। वर्कलोड क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो हर आदमी, अब जैसे किसान है, किसान के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल है कि उसका फसल बढ़िया हो जाए, उसका एग्रीकल्चर क्रॉप बढ़िया हो जाए, ये डेवलपमेंट गोल है। तो हर एक आदमी का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। जैसे आप लोगों का क्या गोल होगा कि आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, ये डेवलपमेंट गोल है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट होंगे, उनका क्या गोल होगा? 95% आ जाए, 99% आ जाए, ये आ जाए। तो हर एक आदमी का क्या होता है? अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। और बहुत बार क्या होते हैं? ये डेवलपमेंट गोल कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब जैसे यहाँ जो एग्जांपल दिया था लेबर वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो डेवलपमेंट गोल जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि भैया आपस में ये दोनों डेवलपमेंट गोल क्या हो रहे हैं? लड़ रहे हैं। मतलब कि एक ही पूरा हो सकता है, दोनों पूरे नहीं हो सकते। या तो वेज बढ़ सकता है या तो वेज कम हो सकता है, या तो वर्कलोड बढ़ सकता है या तो वर्कलोड कम हो सकता है। दोनों क्या है? आपस में कंट्राडिक्टरी डेवलपमेंट गोल्स हमें नजर आ रहा है। तो ये याद रखना भैया कि हर आदमी का, हर कम्युनिटी का, हर एक चीज का क्या होता है? डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। डेवलपमेंट गोल्स आर वेरी वाइडली अमंग द इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल के क्या होते हैं? डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। What one person view as progress may not be seen as the same may be another and could be detrimental to someone else। भैया हो सकता है कि एक आदमी का जो प्रोग्रेस है वो दूसरे आदमी को प्रोग्रेस नहीं दिखता हो, या ये भी हो सकता है कि एक आदमी का प्रोग्रेस दूसरे आदमी के लिए हार्मफुल हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करानी है, ठीक है। अब मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई सिस्टम नहीं है, मैं कैसे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं? तो मैंने यहाँ बना दिया डैम। क्या बना दिया? डैम बना दिया। अब इस डैम से पानी रोक के मैंने इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर दिया। तो कुछ पीपल को क्या हो गया? फायदा हो गया। जो रहने वाले लोग थे उनको फायदा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। लेकिन वहीं ये डैम बनाने के चक्कर में मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ के लोग जो थे, जो पीपल थे, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। वो इधर से उधर चले गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया उनका। साथ में आप देखेंगे कि इस डैम से हो सकता है कि क्या हो जाए? एग्रीकल्चर लॉस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भैया? मान लीजिए बांध अचानक से टूट गया, खुल गया, कुछ हो गया, तो पूरा पानी 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 हो जाएगा। तो इससे एग्रीकल्चर भी हमें नुकसान, फार्मर को भी दिखाई दे सकता है कि नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कुछ का फायदा, जरूरी नहीं कि हर एक का फायदा हो, कुछ का ग्रोथ जो है वो दूसरे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि हर समय अगर कहा जाए कि सबके लिए सब डेवलपमेंट बराबर होता है, तो ये बात क्या है? गलत है, ऐसी बात नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग अगर इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि क्या है, तो डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी पार्टिकुलर आइडियाज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। की डेवलपमेंट एक ऐसा गोल है, डेवलपमेंट गोल है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का डेवलपमेंट गोल है कार खरीद लेना, किसी का डेवलपमेंट गोल है घर खरीद लेना, किसी का डेवलपमेंट गोल है अच्छा एजुकेशन ले लेना, किसी का डेवलपमेंट गोल है हेल्थ मजबूत होना। तो हर आदमी के क्या है? डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट वी शुड आइडेंटिफाई थिंक ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सब इसमें पढ़ाऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। फिर बात आती है डेवलपमेंट इज डिफाइंड। अब यहाँ पे आता है मेन डिफिनीशन डेवलपमेंट का, कि
मेन डिफिनेशन आपको क्या लिखना है अपने एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो, कि डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल्स इकोनॉमी ग्रोथ along with growth of their basic need like education health और लाइफ। तो डेवलपमेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। डेवलपमेंट का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपका क्या हो, एजुकेशन में ग्रोथ हो, हेल्थ में ग्रोथ हो, लाइफ स्टाइल में ग्रोथ हो, तब इसको हम लोग पूरा ओवरऑल क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको, इकोनॉमिक अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका लाइफ का, मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, तो उसको सिर्फ ग्रोथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट का मतलब हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ में मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है, साथ में मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, ये सब। तो ये होता है डेवलपमेंट का एग्जैक्ट डिफिनेशन जो आपको याद रखना है, कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, कि डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल्स इकोनॉमी ग्रोथ along with the growth of their basic needs like education health lifestyle, ये सब के साथ। आगे अगर हम लोग बात करें, द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट इज टू अपडेट एज पर द डिमांड्स ऑफ टाइम, कि भैया एक डेवलपमेंट का मतलब ये भी एम है कि हमें क्या करना है, डिमांड के साथ, जैसे टाइम है, जो टाइम है उस हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखना है। क्या रखना है, अप टू डेट रखना है, मतलब समय के साथ अपने आप को बदलते रहना है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर वेयर नियर बाई masses considered for construction resulting in the development of society and country, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर फार्मर एंड लिव्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द नियर बाय। जो वही एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे अगर हम लोग बात करें इनकम एंड अदर गोल्स, तो मेरा ये कहना है कि इनकम एंड अदर गोल्स में ये है कि इनकम, देखिए अच्छी बात है, इनकम जो है वो सबका गोल होता है, नो डाउट। लेकिन क्या हर आदमी का गोल इनकम ही है, या फिर ये मानिए कि अगर इनकम है तो सब कुछ है। इनकम से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें आप खरीद सकते हैं, बहुत चीजें आप खरीद सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं कहूं कि क्या इनकम ही सब कुछ है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इनकम एक पैरामीटर है आपको चेक करने का, आपके डेवलपमेंट को चेक करने का, इनकम एक पैरामीटर हो सकता है, नो डाउट। लेकिन इनकम के अलावा दूसरी चीजें भी हैं जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सर कौन सी दूसरी चीजें जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है इनकम जितना? सर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, भैया अगर मान लीजिए आपको मैं कोई ऐसे देश में भेज रहा हूँ जहां लगातार लड़ाई हो रही है, कभी भी न्यूक्लियर बम अटैक हो सकता है, पैसा बहुत अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे क्या है, लाइफ सिक्योरिटी नहीं, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो लाइफ सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ऐसे गांव में आपको भेज दिया हूँ, आपका ट्रांसफर करके पैसा बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन वहां कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है, तो क्या एजुकेशन पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। तो लाइफ सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब चीजों को भी हमें ध्यान देना है। तो इनकम एक अच्छी बात है, इनकम से आप बहुत ढेर सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, लेकिन इनकम के अलावा दूसरी दूसरी चीजों को भी, पैरामीटर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ इनकम वन ऑफ द पैरामीटर है, नॉट द ओनली पैरामीटर। ये बात आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट में इनकम एक पैरामीटर हो सकता है, नो डाउट है भी। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट है, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत पैसा दे दूं और कहूँ आप वहां जाके रहिए जहां बम गिरने का अटैक है, आपकी लाइफ को खतरा है, आप ऐसे गांव में, शहर में जाके रहिए जहाँ कोई नहीं है, अकेले आप हैं, तो पॉसिबल है कि आप चल जाएंगे, लेकिन वहां पे आपकी लाइफ क्या है, खतरे में है। अब लाइफ से बढ़ के तो पैसा नहीं है। पैसा चाहिए चाहिए, अच्छी बात है, पैसा जरूरी है, सबको चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको लाइफ सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मेरा ट्रांसफर हो गया वहां जहां मुझे सैलरी बढ़िया मिल रही, 5 लाख 10 लाख रुपए बढ़िया मिल रहा है, लेकिन वहां पे कोई आसपास बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। बाय चांस अगर मेरे घर में किसी का तबीयत खराब होता है, कुछ होता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ लेके जाऊंगा उनको दिखाने? क्योंकि मेरे घर से आसपास जो भी दूर है वो 15-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी रहते हैं 20 किलोमीटर दूर, आने में उनको समय लगेगा, मुझे जाने में समय लगेगा, तो हेल्थ पे तुरंत एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसी मेरी अर्निंग का क्या मतलब है जब मैं उसका सही से उपयोग ही ना कर पाऊँ, इस्तेमाल ही ना कर पाऊँ, तो यूज ही ना कर पाऊँ, जब हेल्थ बेनिफिट की जरूरत हो तब उसको ले ही ना पाऊँ। तो इसीलिए इनकम वन ऑफ द पैरामीटर है, ठीक है, एक पैरामीटर है नो डाउट, लेकिन ओनली पैरामीटर नहीं है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, यही बात वो इसमें जो है वो कह रहे हैं। इसके साथ में अगर बात करूं और क्या क्या चीजें वो कह रहे हैं, तो पढ़िए एक बार, कि उनका कहना है मनी इज कंसिडर टू बी द बेसिक नीड ऑफ पीपल। भैया बेसिक नीड है मनी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मनी क्या है। आपको पता है हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो मनी जो है वो बेसिक नीड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू फुलफिल, अगर हमें डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए, मनी चाहिए ही चाहिए, ये सबसे जरूरी है। मनी इज रिक्वायर्ड बाय मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, कोई भी मेटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए आपको, जैसे फोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, घर हो गया, ये सब आपको मिल सकता है किससे? पैसे से मिल सकता है, एज वेल एज फ्रीडम भी मिल सकता है। सर पैसे से फ्रीडम कैसे मिलेगा?
क्योंकि जब आप इकोनॉमिक फ्रीडम होंगे, तो इकोनॉमिक फ्रीडम कब होंगे? जब आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेंगे आप खुद ही फ्रीडम हो जाएंगी। सिक्योरिटी है, ट्रीटमेंट है, रिस्पेक्ट टू मेंटेन क्वालिटी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। हेंस डेवलपमेंटल गोल आर नेसेसरी टू गेट अ बेटर इनकम एंड अदर थिंग्स इन लाइफ। कि इसीलिए वो बता रहे हैं कि भैया अगर डेवलपमेंट गोल जरूरी है, अगर देखना है डेवलपमेंट गोल, तो उसके लिए पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की। सर नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है ये बता दीजिए। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट का हम लोग मतलब देखिए क्या होता है कि जब पैसे के साथ साथ एजुकेशन बढ़िया हो, हेल्थ बढ़िया हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। वैसे ही एक टर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट। अब पूरे नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये डिफाइन करता है कंट्री की एबिलिटी टू इनहेंस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेसिडेंट, की वहां के रहने वाले जो रेसिडेंट हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट। फॉर पीपल बिलीव इन नेशन डेवलपमेंट इज डिफरेंट। फॉर पीपल बिलीव इन नेशन क्या है? डेवलपमेंट डिफरेंट है। मतलब कि हर आदमी के लिए क्या है? डेवलपमेंट डिफरेंट है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि पूरा ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, और ओवरऑल जब हम देखेंगे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है? नेशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना है। साथ में यहाँ पे एक एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा, किसका है? डेवलप नेशनल डेवलपमेंट का है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको यही याद रखना है, यही जरूरी है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो समझिएगा, अगर पूछ लें कि सर नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है बता दीजिए, तो क्या आपको याद रखना है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट इन पीपल लिविंग स्टैंडर्ड, की पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रह रही है, क्या खा रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड है। इसको इम्प्रूव करना है और प्रोवाइड करना है बेसिक थिंग। सिटीजन को बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो प्रोवाइड करना है, जैसे फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल, ये सब। एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, और उनके पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट का क्या हो गया मतलब कि एक तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, साथ में हमें जो बेसिक नेसेसिटी है वो प्रोवाइड करने लाइक फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विस हो गया, मेडिकल हो गया। इसके साथ साथ में हमें क्या करना है? जो पर कैपिटा इनकम होता है इसको भी इंक्रीज करना है। सर अभी वर्ड आया पर कैपिटा इनकम, ये क्या होता है बता दीजिए। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आगे हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है और क्या क्या चीजें हैं। आप समझिए, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। कैसे आप डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि हाँ ये स्टेट बढ़िया है, ये स्टेट खराब है, ये नेशन बढ़िया है, ये नेशन खराब है। तो कैसे, क्या पैरामीटर होंगे जिसके बेसिस पे आप नापेंगे, मेजर करेंगे कि हाँ भैया ये डेवलपमेंट कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपमेंट है, ये अंडर डेवलप्ड है, कैसे, किस पैरामीटर पे? तो वही पैरामीटर होता है क्या? इनकम होता है, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, कंट्रीज की कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इनकम को कंपेयर करते हैं। कंट्रीज एट हाइयर हायर इनकम, अगर कोई कंट्री का क्या है? इनकम ज्यादा है, हाई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। और अगर किसी कंट्री का क्या है? इनकम जो है वो लो है, द इनकम ऑफ दैट कंट्री इज अबाउट द इनकम ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। कंट्री का इनकम का मतलब है कि वहां के जो लोग हैं, जो सिटीजन है, उनका क्या इनकम है, उनका क्या इनकम है, उसी को बोल रहे हैं कंट्री का इनकम। क्या बोल रहे हैं? कंट्री का इनकम। तो याद रखना है कि जब भी स्टेट और सेंटर नेशनल्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन होता है, तो ये जनरली कंपैरिजन क्या है? ये कंपैरिजन होता है इनकम के बेसिस पे, कि जिसका बढ़िया इनकम बढ़िया उसका काम बढ़िया। अब बात आती है नेशनल इनकम की। सर नेशनल इनकम क्या है, एक बार ये बता दीजिए नेशनल इनकम क्या है। तो इट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर। नेशनल इनकम याद रखना है, नेशनल इनकम क्या है कि नेशनल इनकम का मतलब हो गया कि भैया ये भारत है, ये क्या है? भारत है। भारत में गुड्स भी बन रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन्हीं गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है, इसी को पूरा क्या कर दीजिए? टोटल कर दीजिए, सम कर दीजिए, और जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एनआई, नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया कि कंट्री में जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सबको क्या करिए? ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, और वही कहलाएगा क्या? नेशनल इनकम। क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। ये बात याद रखें, वही क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। हैज एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। हर कंट्री का क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन रेट है, तो उस हिसाब से क्या होंगे? ये नेशनल इनकम अलग अलग आएंगे। इसीलिए हम लोग नेशनल इनकम जो है वो मेजरमेंट नहीं करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं दो कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो नेशनल इनकम जो है वो मेजर नहीं करते हैं, ये बात पता होना चाहिए। हम लोग क्या मेजर करते हैं? पर कैपिटा इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम अलग अलग होगा क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे, इसीलिए।
अब आता है पर कैपिटा इनकम। अब क्या है, मेन जो चीजें हैं वो क्या है, पर कैपिटा इनकम की जो भी कंट्रीज, नेशनल इनकम समझ में आ गया, किसी भी कंट्री में टोटल गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके वैल्यू को ऐड कर दो, मिल गया क्या हमें, हमें मिल गया नेशनल इनकम। क्या मिल गया, नेशनल इनकम। अब बारी आती है पर कैपिटा इनकम की। सर पर कैपिटा इनकम तब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जो आपने टोटल इनकम निकाला उसी को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए पूरे पॉपुलेशन से। मान लीजिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। डिफाइन एज द कंट्रीज टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई होल पॉपुलेशन। मान लीजिए कोई कंट्री है, मान लीजिए इंडिया ही है, इसकी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन है 200, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है कितनी, 200। और अगर मैं इसकी नेशनल इनकम की बात करूं, मतलब टोटल इनकम की बात करूं, जो यहाँ पे बन रहा है, टोटल इनकम कंट्री का पूरा बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो है कितना, वो है मान लीजिए 5,000। वो कितना है, 5,000 है। तो अगर मुझे अब पीसीआई बताना है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के पास कितना कितना रुपया है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, कि हर एक आदमी एवरेज जो है वो कितना रुपया कमा रहा है, तो पर कैपिटा इनकम उसको बोल रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल अर्निंग कितनी है, 5,000 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 200। इससे ये गया, इससे ये गया, 2 से 25 रुपए। तो हमारा क्या आ गया, पर कैपिटा इनकम कितना आ गया, 25 रुपए आ गया। इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्लियर है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये याद रखना है भैया कि अगर पूछ ले पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कि पर कैपिटा इनकम पीसीआई बराबर होता है टोटल अर्निंग, मतलब टोटल इनकम जो भी कंट्री का है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जब हम टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं किससे, टोटल पॉपुलेशन से, उसी को बोलते हैं क्या, पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। इट शो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये शो करता है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है कंट्री का। इसीलिए जब भी दो कंट्री के बीच में हमें कंपैरिजन करना रहता है, तो उस दो कंट्री के बीच में जो हम कंपैरिजन करते हैं वो हम करते हैं पर कैपिटा इनकम से। किससे करते हैं सर, पर कैपिटा इनकम से करते हैं। फिर एवरेज इनकम क्या है, वही पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम बोल रहे हैं। तो एवरेज इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंट्रीज टोटल इनकम। वही जो बताया कि भैया टोटल इनकम जोड़ लो और उससे डिवाइड कर दो क्या, टोटल पॉपुलेशन, वही क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम। और वही एवरेज इनकम ही कुछ नहीं है, पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है। तो एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एज पर कमिटी टू क्लासिफाई। और इसी को वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक है, वो क्या करता है, इन्हीं को मानता है, पर कैपिटा इनकम को ही कंसीडर करता है कंट्रीज को डिवाइड करने के लिए, कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी क्या है। और उसके हिसाब से 2017 की डाटा के हिसाब से कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056, ये याद रखना है नंबर, 12,056 ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा, कि ये याद रखना है कि 2017 में, 2017 के हिसाब से अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना है, यूएस डॉलर 12,056 है, और इससे ज्यादा है तो वो क्लासिफाई होगा रिच कंट्रीज में, उसको क्या बोलेंगे, रिच कंट्री। तो अगर 2017 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का कितना है, 12,056 है, $12,056 से ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया ये कंट्री कौन सी है, रिच कंट्री है। कौन सी है, रिच कंट्री है। और अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है, $955 और उससे कम है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे लो इनकम कंट्रीज। क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज, सच एज इंडिया, सच एज इंडिया। तो इंडिया किस में आता है, लो इनकम कंट्रीज में आता है। अगर यूएस डॉलर 955 से कम रहा तो इंडिया लो इनकम कंट्रीज, और 12,056 है उससे ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, रिच कंट्रीज। क्या हो जाएंगे, रिच कंट्रीज। फिर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें कि भैया इनकम चलो आपने देख लिया कि इनकम इनकम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इनकम, लेकिन सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है। मैं बताया ना कि इनकम के अलावा आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा अगर होता कि यही सिर्फ अगर इनकम बढ़िया है तो सब बढ़िया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इनकम हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही को हम लोग पैरामीटर ले लें। इसीलिए अदर क्राइटेरिया भी होते हैं। वो अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं समझिए। उस अदर क्राइटेरिया में पहला होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। टू अचीव अ गोल पीपल अर्न मोर एंड वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, द सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ, फ्रीडम। भैया लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ये सब भी तो चाहिए। इफ वी कंसीडर पर कैपिटा इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, देन गोवा क्या होगा, मोस्ट डेवलप्ड होगा, और बिहार क्या होगा, लिस्ट डेवलप होगा। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करेंगे तो गोवा जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप माना जाएगा, और बिहार जो है वो लिस्ट डेवलप की कैटेगरी में
आएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी हम लोग देखते हैं इनकम के अलावा, जिसमें एक है नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या है सर? नेट अटेंडेंस रेशियो। ये तो बहुत जरूरी है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है? डिफाइन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल फ्रॉम द टोटल परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मान लीजिए नेट अटेंडेंस रेशियो मुझसे पूछा जा रहा है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है सर बता दीजिए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? NAR बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? NAR बोल रहे हैं। ये क्या होता है बता दीजिए, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब समझिए कि मान लीजिए 14 साल के मेरे पास जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे जो हैं वो हैं 100 बच्चे। कितने बच्चे हैं टोटल 14 साल के? 100 बच्चे हैं। सबको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब मैं इनका चेक किया कि भैया कितने बच्चे इन 100 में से स्कूल जाते हैं, तो पता चला इसमें से स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। इसी को बोलते हैं क्या? नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, अटेंटिव हैं, 30 हैं। और टोटल कितने बच्चे हैं जो जा सकते हैं स्कूल में, जो जाने लायक है, पढ़ने लायक है, वो है कितने? 100। कितने? 100। तो ये 0 से 0, ये आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो हमारा 3:10 या फिर 3/10। क्या आ गया? 3/10 या 3:10। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या हो गया कि 14 साल के कितने बच्चे हमारे पास हैं, टोटल पॉपुलेशन में कितने बच्चे हमारे पास हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या बोलते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो। तो एक पैरामीटर ये भी होता है कि हम क्या देखते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो को भी मेजर करते हैं। ये बात पता होना चाहिए। दूसरा आता है लिटरेसी रेट। दूसरा क्या आता है? लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में बस इतना याद रखना है कि लिटरेसी रेट में कोई भी जो बच्चा है 7 साल या उससे ज्यादा, 7 साल या उससे ज्यादा का, उसको कोई भी एक लैंग्वेज लिखने, पढ़ने या अंडरस्टैंड में आती है, समझ पा रहा है, लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, कोई भी एक लैंग्वेज। इससे मतलब नहीं है कि उसकी रीजनल लैंग्वेज है या मदर लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। याद रखना है, कोई भी लैंग्वेज। यहाँ पे कोई लैंग्वेज का वो नहीं कि इंग्लिश आएगा तभी, हिंदी आएगा तभी, नहीं। एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर उसको पढ़ने, लिखने या समझने आ रहा है, 7 साल या उससे ज्यादा का बड़ा बच्चा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे लिटरेसी रेट। क्या बोलेंगे? लिटरेसी रेट बोलेंगे। तो लिटरेसी रेट भी एक पैरामीटर है जिसको हम लोग देखते हैं इनकम्स के डेवलपमेंट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल देखिए दिया है यहाँ पे। क्या होता है लिटरेसी रेट? टोटल नंबर ऑफ पीपल अबव 7 ईयर, 7 ईयर या उससे ज्यादा, हु कैन राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड। कि 7 साल से ज्यादा के बच्चे, 7 साल से ज्यादा के बच्चे जो भी हैं, जिनको बोलना, लिखना या समझ पा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? लिटरेसी रेट कहलाएगा। इफ द लिटरेसी रेट इज हाई देन द स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड। अगर लिटरेसी रेट हाई होगा तो मतलब स्टेट क्या है? डेवलप्ड है। स्टेट ने अच्छा खासा पैसा जो है वो एजुकेशन को खर्चा किया है। हाँ, केरला की बात करें तो केरला इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 96.2%। ये उस हिसाब से बुक से डाटा के हिसाब से दिया है। अब 100% है तो वो पुराने वाले डाटा के हिसाब से 96.2%। और आंध्र प्रदेश के पास लोएस्ट लिटरेसी रेट है 66.4%। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। लिटरेसी रेट समझ में आ गया क्या होता है? कोई भी 7 साल से ज्यादा का बच्चा जो क्या हो, कोई भी लिख पा रहा हो कोई भी भाषा, उससे मतलब नहीं कि कौन सी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, स्पेनिश है, नहीं, कोई भी लैंग्वेज, या तो वो बोल पा रहा हो, या तो वो लिख पा रहा हो, या तो वो समझ पा रहा हो, क्या कहलाएगा? लिटरेसी रेट। ठीक है, ये भी एक पैरामीटर है। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी बच्चा क्या है, कोई बेबी है, ये अपना पहला बर्थडे, जो फर्स्ट बर्थडे है, वो बिना सेलिब्रेट किए ही अगर इसकी डेथ हो गई, फर्स्ट बर्थडे बिना मनाए ही क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या बोलेंगे? IMR बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मतलब फर्स्ट फर्स्ट बर्थडे मतलब कि 1 साल। तो कोई भी बेबी जब जन्म लेता है, कोई भी चिल्ड्रन जब जन्म लेता है, और वो 1 साल का होने से पहले ही क्या हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाए, वो 1 साल का ना हो पाए और उसके पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाए, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मान लीजिए, और ये काउंट होता है कितने पे? 1000 पे। कितने पे? 1000। मान लीजिए 1000 में से 35 बच्चे जो ऐसे थे जो अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके पहले क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। तो यही हमारा 35 क्या हो गया? IMR हो गया। क्या हो गया? IMR हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, जो हमें बताता है हेल्थ की दशा को, हेल्थ की दशा को, कि भैया हेल्थ कैसा है। तो दो चीजें हैं, जैसे अभी मैंने पीछे ऊपर हम लोग देखे थे, जो नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, वो एजुकेशन की दशा बता रही है कि हेल्थ में एजुकेशन की स्थिति कैसी है, स्टेटस कैसा है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हेल्थ को बता रहा है कि देश में हेल्थ की स्थिति कैसी है, हेल्थ कैसा है।
तो याद रखना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पे हम लोग देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल होने से पहले ही क्या हो जा रही है, उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये बात याद रखना है। क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन डाई इन 1 ईयर ऑफ एज हैज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 बर्थ इन अ ईयर, कि 1 साल में मान लीजिए 1000 बच्चे हुए तो 1000 बच्चे में कितने बच्चे थे जो 1 साल से पहले ही क्या हो गए, डाई हो गया, मर गए। इट शोज हाउ एफिशिएंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर इन एनी कंट्री, में कैसी हेल्थ फैसिलिटीज है वो हमें इससे पता चलता है। और केरला लोएस्ट इन्फेंट, जितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम रहेगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उतने कम बच्चों की डेथ हो रही है। तो केरला का सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, दैट इज रेट 1000 पे कितना है, लिव बर्थ है, दैट इज मध्य प्रदेश हाईएस्ट है, कितना रेट है, दैट इज 48 पर 1000 पे, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और केरला में सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक कंपैरिजन वो दे रहे हैं, बहुत ही जरूरी कंपैरिजन है भैया, ये कंपैरिजन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इस कंपैरिजन के ऊपर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, क्या क्या चीजें समझेंगे, तो समझते हैं, समझिए इधर। यहाँ पे बात हो रहा है पर कैपिटा इनकम का, कि हर कंट्री का मतलब स्टेट का क्या दिया है, पर कैपिटा इनकम दिया, हरियाणा, केरला, बिहार। जिसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, केरला का भैया, मतलब हरियाणा का, केरला नहीं, हरियाणा का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो हरियाणा का जब पर कैपिटा इनकम है तो उसका हेल्थ बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन ये सब भी बढ़िया होना चाहिए, देख लेते हैं अभी। दूसरे नंबर पे केरला है, तीसरे नंबर पे बिहार है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आप देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, केरला का है, न कि हरियाणा का। हरियाणा में अभी भी 28 है, बिहार में 27 है। भैया जब हरियाणा के पास पैसा ज्यादा है तो हेल्थ उनका बेनिफिट अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़िया हो ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि हर फील्ड में अच्छा ही काम हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ठीक है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अभी भी वो खराब कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बढ़िया कौन कर रहा है, केरला। कौन कर रहा है, केरला। चलिए अच्छा, एक मान लीजिए एक दो इंडिकेटर सर ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप दूसरा तो मिलाइए, चलिए लिटरेसी रेट मिला दे रहा हूँ। चलिए अगर पर कैपिटा इनकम हरियाणा का अच्छा है तो जाहिर सी बात है भैया एजुकेशन पे पैसा खर्चा होता होगा, पर कैपिटा इनकम है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। चलिए लिटरेसी रेट देख लेते हैं। अब लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे हरियाणा में कितना, 82 है, केरला में 94। अब इसमें भी केरला आगे चला गया, इसमें भी केरला आगे चला गया, कि केरला का लिटरेसी रेट जो है वो 94% है, हरियाणा कितना है, 82 है। दो पैरामीटर गलत हो गए, चलिए सर कोई बात नहीं, दो हो जाते हैं, एरर है। तीसरा, चलिए तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, बता ही दिया हूँ क्या होता है, ये होता है 100% पे, कितने पे, जैसे ये था 1000 पे, ये होता है कितने पे, 100% पे। इसमें 73 है हरियाणा और केरला 94 है, इसमें भी केरला आगे निकल गया। ओ माय गॉड सर, केरला तो सब में आगे निकलता जा रहा है, बस पर कैपिटा इनकम में कम है। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और फील्ड में परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही है। और फील्ड में परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, एग्जांपल हरियाणा, केरला का, बिहार का तो छोड़ दीजिए, बिहार का इनकम भी उतना नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी खराब है, लिटरेसी रेट भी खराब है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी खराब है, सब खराब है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन हरियाणा केरला का कंपैरिजन देखिए, कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट खराब है, लिटरेसी रेट खराब है, नेट अटेंडेंस रेशियो खराब है। तो इसका क्या रीजन है कि केरला का इतने कम पैसे में भी इतना अच्छा ये सब कर दे रहा है, क्योंकि केरला जो है, केरला की जो गवर्नमेंट है वो ध्यान देती है किस पे, सोशल सर्विसेज पे, सोशल स्कीम्स पे, सोशल सर्विसेज और सोशल स्कीम्स पे, और उसमें वो आधे से ज्यादा पैसा अपना खर्चा कर देते हैं, कहाँ, एजुकेशन पे। कहाँ खर्चा करते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, इसीलिए स्कीम्स के थ्रू, इसीलिए इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको नजर आ रहा है। यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट नहीं सर, सब क्लियर है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। सर इतना बता रहे हैं तो यूडीपी भी बता दीजिए, कि यूडीपी क्या होता है, यूडीआई क्या होता है ये बता दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या होता है, या यूएनडीपी क्या होता है ये भी बता दीजिए। अब समझिए क्या है, कि अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि अगर मुझे किसी को बताना है कि मानव में कितना विकास हुआ, हमने तो नेशनल डेवलपमेंट देख लिया, पर कैपिटा इनकम देख लिया, लेकिन जब बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आएगी तो सिर्फ पैसा हम लोग नहीं देखेंगे, पैसे के साथ साथ दूसरी चीजें भी हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर कौन करता है, रिलीज कौन करता है, तो ये है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सर, एचडीआई जो है, ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, ये इंडेक्स तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। इन विच एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज पब्लिश एवरी ईयर। और इसमें क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर, हर साल जो है ये पब्लिश किया जाता है। मेजर पैरामीटर जो है वो पर कैपिटा इनकम तो है ही है, उसके साथ में लिटरेसी रेट है, पर्सनल लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब है। कंट्रीज मार्क वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, डेवलप्ड, ये सब दिया जाता है।
अपार्ट फ्रॉम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी के अलावा लिटरेसी रेट और नॉट अटेंडेंस रेशियो, ये तीन तो है, ये रहता ही है, इसमें याद रखना है, ये तीन तो रहेगा ही रहेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, अटेंडेंस रेशियो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स और भी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो ये सब तो रहता ही रहता है। साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट में एक और क्राइटेरिया है, एक और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बॉडी मास इंडेक्स। की बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? अब अगर हम लोग देखें सर बॉडी मास इंडेक्स क्या है बता दीजिए, तो सिंपल सा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बीएमआई कैसे कैलकुलेट होता है समझिए। कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पर्सन, पर्सन का वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए पर्सन का वेट है 75 kg, तो लिख दिए ऊपर 75 kg, एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट, हाइट का स्क्वायर कर दो, हाइट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो जितना हाइट है मान लो 5 फुट, 5.5 फुट, इंच में, सेंटीमीटर में, उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और इसको डिवाइड कर दो, और जितना आया, अगर 18.5 से पर्सन जो है वो लेस रहा, मतलब पर्सन क्या है, अंडर नरिश्ड है, और अगर 25 से ज्यादा रहा तो मतलब जो है वो हाईली ओबेस, ओबेस मतलब होता है ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, क्या है, काफी मोटापा है। तो याद रखना है बीएमआई का मतलब क्या होता है, बीएमआई का मतलब क्या हो गया कि भैया वेट ले लो ऊपर और वेट को डिवाइड कर दो स्क्वायर के, हाइट के, स्क्वायर से हाइट के। और ये याद रखना है भैया कि इसमें जो है अगर 18.5 से कम आया तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश। और अगर 25 से ज्यादा आ गया तो आप क्या कहलाएंगे, तो आप कहलाएंगे ओबेसिटी वाले, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में आया 18.5 से 25 के बीच में, तो मतलब आपका बीएमआई जो है, बॉडी मास इंडेक्स, गुड है, हेल्थ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हेल्थ आपका चंगा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बीएमआई भी हमारा हो गया क्लियर। अब आगे अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें हैं, तो आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ और क्राइटेरियाज हैं, डायमेंशन है जो बहुत जरूरी हैं, ये देख लेते हैं भैया, एग्जाम में ये जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, तो फिर बताइएगा मत, कहिएगा मत कि सर जो है नंबर नहीं मिला है। तो याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डायमेंशन की बात करें, हेल्थ, क्या हेल्थ के डायमेंशन में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। तो देखिए तीन ही चीज है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बर्थ के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, मतलब कोई आदमी कितना जीने वाला है, ठीक है। साथ में एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में दो चीजें हैं, एजुकेशन में सर दो चीजें, कौन सी दो चीजें, एक बार पेन का कलर चेंज कर लीजिए फिर बताइए कौन सी दो चीजें, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। सर अभी समझ में नहीं आ रहा है ये मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है। एजुकेशन में दो बातें याद रखनी है, एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सेस टू नॉलेज एजुकेशन को चेक करता है, और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम लोग चेक करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम से और पर कैपिटा इनकम और इन सब चीजों से, ठीक है। इससे हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे ही। अब यहाँ पे जो दो वर्ड था उसको मैं समझाता हूँ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को, कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या होता है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या होता है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड, कि भैया आपने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की उसका एवरेज नंबर कितना था। मान लीजिए कोई कंप्लीट कर लिया 25 साल में, कोई कंप्लीट कर लिया 22 साल में, कोई कंप्लीट कर लिया 24 साल में, कोई 26 साल में। तो इसी का एवरेज जो है उसी को हम लोग बोले हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है, याद रखना है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड, कि जो आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उसका एवरेज नंबर ऑफ ईयर कितने थे। अडल्ट एज 25 ईयर एंड अबव, और अडल्ट का एज कितना है, 25 ईयर और अबव है। साथ में अगर बात करूं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है, कि टोटल नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड इंटर स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी करेंट एनरोलमेंट पैटर्न कंटिन्यू, कि भैया अगर जो है टोटल नंबर ऑफ ईयर अ चिल्ड्रन चाइल्ड एंटरिंग स्कूल, कोई चिल्ड्रन जो है वो एंटर कर रहा है स्कूल में, तो टोटल वो कितना नंबर्स ऑफ ईयर स्कूल गया हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो द चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्री एज, स्कूल एंट्री एज जो होता है उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि चाइल्ड ने जब एंटर किया तो फिर वो कितना पढ़ा वो होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और कहाँ पे उसकी पढ़ाई जो है एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई वो होती है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। अब पब्लिक फैसिलिटीज आपको पता ही है कि पब्लिक फैसिलिटी मेजर रोल अदा करती हैं डेवलपमेंट के कंट्रीज में। फैसिलिटीज हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज वो जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए क्या है सर, रोड है, हॉस्पिटल है, पुल है, ब्रिज है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट पब्लिक फैसिलिटीज नहीं, पब्लिक फैसिलिटीज में हॉस्पिटल मान लीजिए आ गया। अच्छा अब रेजिडेंस भी दे रहे हैं तो रेजिडेंस आ गया रहने के लिए,
कम्युनिटीज हॉल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, स्कूल आ गया, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज मतलब वो फैसिलिटीज जो पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिकों को दी जाए, उसको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जिसमें क्या आ गया? स्कूल आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल, रेसिडेंस, ये सब। दिस फैसिलिटी इज इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट परचेज एवरी मेजर। फैसिलिटीज को हम लोग परचेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फैसिलिटीज बहुत ही जरूरी होती है। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये भी बता दीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट ऑल नीड्स ऑफ टुडे जनरेशन। भैया ऐसा डेवलपमेंट जो आज के जनरेशन की नीड को फुलफिल करे, लेकिन आने वाले फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हम लोग क्या करें? बचा के रखें, प्रिजर्व करके रखें, अपने रिजर्व करके रखें अपने रिसोर्सेस को। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल वर्ड ही सस्टेन से आया, मतलब सतत। ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी हो और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाओ। और इसमें ये दूसरा बात ये भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। तो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ नेशन विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, की बिना इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए जो डेवलपमेंट किया जाए वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करें, सच एस कार्बन बेस्ड फ्यूल वाइजली। और कार्बन बेस्ड जितने भी फ्यूल हैं उसको बहुत ही वाइजली यूज करें, या फिर नहीं यूज करें। हम क्या करें? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर चाहे सोलर है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा क्या करें? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली तरीके से इस्तेमाल करें, या फिर न इस्तेमाल करें। इसी को बोलते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिया है, क्या क्या हमारा ये चैप्टर में कंप्लीट हो गया है, तो हमने डेवलपमेंट देखे। फिर हमने ये देखा भैया डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? डेवलपमेंट होते हैं। फिर हमने नेशनल इनकम देखा, पर कैपिटा इनकम देखा। ठीक है। फिर हमने नेट अटेंडेंस रेशियो देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा। फिर हमने स्टेट को कॉम्प्रोमाइज किया, मतलब कॉम्प्रोमाइज बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन किया, स्टेट का कंपैरिजन किया। वर्ल्ड बैंक हम देखते हैं क्या मानता है? पर कैपिटा इनकम मानता है। फिर यूएनडीपी का हमने देखा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके क्राइटेरियाज देखे हमने। फिर हम लोग बात की पब्लिक फैसिलिटीज की, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इन सब चीजों की दोस्तों हम लोग बात कर लिए। पूरा पूरा ये चैप्टर डेवलपमेंट वाला इकोनॉमी खत्म हो गया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने वाले नहीं है। मेरे साथ वीडियो के बने रहना है। पूरा एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 पूरा जो है कवर कर दूंगा। रोज एक वीडियो आती है, 5:30 बजे अब आती है। टाइमिंग चेंज हो गया, 5:30 बजे आती है पहली चीज। और दूसरी चीज की वो साथ में पैरेलल चल रही है साइंस, उसकी 9th की भी और 10th की भी। तो 10th की एक हो गई चैप्टर, अब 9th का एक चैप्टर होगा, फिर 10th का एक चैप्टर, फिर 9th का। तो ऐसे अल्टरनेट डेज में ये चलता रहता है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और भी जितने भैया यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं उनको बता दूं, बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको बता दूं, उनके लिए एक नया जो है घटना चक्र चलाया जा रहा है। इस घटना चक्र को जो है पूरा फॉलो करना है, जो रात में 9:30 से 10:30 के बीच में आता है। तो उसके साथ जुड़ जाना है लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।